बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। तो बिहार चुनाव नतीजों से पहले बाजार में नर्वसनेस दिखी है। आखिरी घंटे में बाजार ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई तो वही मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद। मार्केट के ज्यादा डिटेल्स देते हैं आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, मार्केट में आज आपको ऑफ आइज एक्शन नजर आया, लेकिन सबकी नजरें टिकी रही निफ्टी बैंक पर, जहां पर अगर आप देखें तो नया लाइफ हाई टच हुआ। जबरदस्त मोमेंटम आपको निफ्टी बैंक में नजर आया और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप ये भी तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि थोड़े से ऑफ आइज का एक्शन यहां पर आपको नजर आए। समझ लेते हैं कि निफ्टी में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आई। तो आईसीआईसीआई बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, हिंडाल्को, एशियन पेंट्स लगातार दूसरा दिन है बड़े एक्शन का। वहीं गिरावट वाले शेयरों की बात की जाए तो बीईएल है, ओएनजीसी, एमएनएम खबरों के बीच, और इटर्नल स्टॉक में भी अगर आप देखें तो हल्का करेक्शन नजर आया। पूरे मार्केट्स को समझिए, यानी ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखा जाएगा तो बायोकॉन लगातार तेजी, हिंदुस्तान जिंक बड़ा मूव देखने को मिला, प्रेस्टीज एस्टेट्स नतीजों का रिएक्शन, और अशोक लेलैंड में नया लाइफ हाई टच हुआ। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो सोलर इंडस्ट्रीज है, पेज इंडस्ट्रीज खराब नतीजे, पीबी फिनटेक और कोचिन शिपयार्ड, यहां पर भी अगर आप देखें तो नतीजों का रिएक्शन नजर आया। लेकिन खास बात है कि आज का स्टार रहा निफ्टी बैंक। 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन ने मार्केट आउटलुक पर चर्चा की है। इस दौरान अनु जैन आईटी, फार्मा से लेकर मेटल सेक्टर पर बुलिश दिखी है। तो आई थिंक पहले राउंड में आप 26,100 जो पिछली बार हम 15 दिन पहले थे वो, फिर 26,300, बट जो ओवरऑल ब्रेकआउट आएगा अगर हम 26,300 को होल्ड कर सके वो 27,000 का दिख रहा है। तो आई थिंक इट्स अ बुलिश नवंबर दिसंबर विच आई एम सीइंग। आप आईटी का सेक्टर देखेंगे तो वहां पे भी 5 से 6% का पुल बैक का चार्ट पैटर्न है। फार्मा इज अ वेरी गुड सेक्टर जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे आपको 8 से 10% का पुल ब्रेकआउट लग जाएगा। सो वो एंड मेटल हैज बीन स्ट्रॉन्ग ऑल अराउंड। तो अगर आप इन सबको कंबाइन करें तो निफ्टी का आपको 5 से 6% का मूव देना काफी लाजमी लगता है। I would be not taking a name of any company. Entire wealth segment looks to be for a 10-year period a very good stock sector. वही बाजार की तेजी में कई कंपनियों के प्रमोटर्स ने शेयर बेचे हैं। प्रमोटर्स के निकलने के बाद न सिर्फ शेयर गिरे हैं बल्कि कंपनियों के नतीजे भी कमजोर रहे हैं। कौन सी है ये कंपनियां, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, ये चीज साबित होती है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की एग्जिट हुई, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और क्वार्टर 2 के जो नंबर्स हैं ये भी काफ़ी फीके देखने को मिले। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले कोहांस लाइफ साइंसेज ही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डील हुई थी इसके बाद से प्रमोटर्स ने करीब 8.9% हिस्सेदारी 900 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेची थी। ये सितंबर में हुई थी। ब्लू जेट हेल्थ केयर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सितंबर में 6.19% हिस्सेदारी बेची थी, और क्लीन साइंसेज यहाँ पर तो बड़ा ट्रेड हुआ था 24% का, और 1,030 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये डील हुई थी। लेकिन वहां से अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स में आपको गिरावट सिग्निफिकेंट देखने को मिली है। ये भी डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। कोहांस वहां से 29% गिर चुका है, बस सितंबर की तो बात है। ब्लू जेट 14%, क्लीन साइंस यहां पर भी देखें तो 8 से लेकर 10% की गिरावट आपको देखने को मिली। और मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली, अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो ये भी काफी डिटोरिएट हुए हैं। अब इन सबके क्वार्टर 2 के नंबर्स, यानी जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कोहांस अगर आप देखें तो रेवेन्यू में 8%, एबिटा में 41%, मुनाफा 52% घट गया। ब्लू जेट की भी बात करें तो काफी खराब प्रदर्शन, और क्लीन साइंसेज इसकी सिर्फ रेवेन्यू 3% बढ़ी है। बाकी अगर आप एबिटा देखें, मुनाफा देखें, मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी डिटोरिएट हुई है, और प्रमोटर्स की सेलिंग के बाद स्टॉक में तो गिरावट साफ नजर आई। अगली खबर में बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। तो 1950 करोड़ रुपए गड़बड़ी के मामले में इंडसइंड बैंक को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के मुताबिक सिर्फ ये अकाउंटिंग एरर है। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी सांतिया गोरा। जी देखिए, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू विंग एक इंक्वायरी कर रही थी। इंडसइंड बैंक के जो डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो थे उसमें 1950 करोड़ रुपए की एक डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी। मामला कुछ महीने पहले आया था, जिसकी वजह से बैंक के स्टॉक में गिरावट आई थी। उसके बाद बैंक की तरफ से कंप्लेन गई थी ईओडब्ल्यू को, और ईओडब्ल्यू ने अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि पीई एफआईआर से पहले का कदम होता है, एक स्टेप होता है, और अगर उसमें सबूत मिलते हैं तभी एफआईआर की जाती है।
है। अब EOW ने CNBC TV 18 को बताया है कि उन्होंने अब तक जो जांच की है उसमें ये सामने आया है कि बैंक के भूतपूर्व टॉप एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट के सबूत नहीं है और इस पूरे मामले में साइफनिंग ऑफ फंड्स के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं EOW को। EOW ने CNBC TV 18 को बताया कि उन्होंने RBI को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस होने चाहिए थे, कुछ एक पॉइंट्स पे, कुछ एक बिंदुओं पे। जैसे ही वो क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे वो इस PE को कंक्लूड कर देंगे और अभी के लिए EOW इस मामले में कोई और जांच नहीं कर रही। पिछले ही महीने CNBC TV 18 ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि जो 1950 करोड़ की ये जो राशि है EOW की जांच में ये सामने आया है कि ये राशि पूरी तरह से क्लीन है, यहाँ कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट नहीं हुआ था, कोई आपराधिक एंगल नहीं था यहाँ पे और साइफनिंग ऑफ फंड्स भी नहीं हुए थे, क्योंकि बैंक के दो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स को यानी तरीकों को इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी सामने आई थी और ये महज सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर ही था। उसके अलावा EOW एक और एंट्री की जांच कर रही थी 258 करोड़ रुपए की। अब EOW के सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि यह जो एंट्री है ये भी पूरी तरह से क्लीन है, कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट का एंगल नहीं है, कोई साइफनिंग ऑफ फंड्स का एंगल भी नहीं है। जैसे ही RBI को जो चिट्ठी लिखी है EOW ने उसका जवाब आ जाएगा, PE को कंक्लूड कर दिया जाएगा। और सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि अब तक की जांच के मुताबिक अभी के लिए EOW के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कि किसी भी तरह की FIR का बेस बने, तो PE जल्द ही कंक्लूड होने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है बिना किसी FIR के। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो हेल्थ इंश्योरेंसेस कंपनी के बाद अब हॉस्पिटल्स पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है। जी हां, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों की आज बैठक बुलाई है। ज्यादा डिटेल्स देते हैं इस पर संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या है इस बैठक का एजेंडा? बिल्कुल, देखिए, वित्तीय सेवा मामले के सचिव के साथ जो आज हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की बैठक चल रही है, उसका मुद्दा यही है कि जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST को पूरी तरह से हटाया गया था, उसके बाद से ही सरकार लगातार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर नजर बनाकर रखी है। लेकिन अब मामला हॉस्पिटल्स तक पहुंच गया, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां लगातार ये कह रही हैं कि चूंकि हॉस्पिटल्स अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, लिहाजा उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अंडर कंट्रोल रखने में काफी दिक्कत आ रही है। इसलिए आज सरकार ने हॉस्पिटल्स चेन की बैठक बुलाई है और उनसे इस बैठक में कहा जा सकता है कि वो अपने हॉस्पिटल्स के खर्चे न बढ़ाएं, ताकि जो GST कटौती का फायदा है वो आम लोगों तक पहुंच सके। इसमें जो एक दौर की पहली बैठक हुई थी उसमें 70 से 80%, जिसमें अपोलो, मैक्स जैसे बड़े चेन शामिल हैं, उन्होंने इस बात को लेकर एक्सेप्ट कर लिया था कि वो इस साल अपना जो खर्चा है वो नहीं बढ़ाएंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत सारे दूसरे चेन हैं जो अभी इस बात से लिए कई दूसरी तरह की दलीलें दे रहे हैं। लेकिन इस बैठक में जो बड़े नाम हैं, जो बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं, उनको सरकार ये कह सकती है कि इस बार वो दाम न बढ़ाएं, क्योंकि जो सालाना मेडिकल एक्सपेंसेस जो इन्फ्लेशन रेट है 8 से 14% के आसपास होता है और इसी वजह से जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी बढ़ जाता है। लिहाजा सरकार ये कह सकती है कि ये जो मेडिकल इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखें हॉस्पिटल्स, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम में GST कटौती हुई है उसका फायदा आम लोगों तक पहुंच सके। जी आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन लटकता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल कम्युनिकेशन के फैसले में बावजूद दूरसंचार विभाग ने अभी तक ट्राई से आवंटन की सिफारिशों पर सफाई नहीं मांगी है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए बात करते हैं असीम मनचंदा से। असीम, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर क्या अपडेट है? सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की सिफारिशों के ऊपर डेडलॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजी थी। दूरसंचार विभाग की एक कमेटी ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया और उसके बाद ये सिफारिशें डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन को भेज दी गई। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन इन कुछ सिफारिशों पर एग्री नहीं कर रहा था। उसने दूरसंचार विभाग से कहा था कि आप एक बार फिर ट्राई की इसके ऊपर राय ले लीजिए, कई चीजों के ऊपर आप क्लैरिफिकेशन ट्राई से ले लीजिए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक दूरसंचार विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। अभी ट्राई से इसके ऊपर कोई भी राय नहीं ली गई और इस बात को भी 2 महीने बीत चुके हैं। तो इसका ये मतलब है कि अभी जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में आवंटन है उसमें आपको देरी देखने को मिलेगी। कई सारी कंपनियां सैटेलाइट सर्विसेज देने की तैयारी कर रही है। जो स्टारलिंक है, वनवेब है, वो दोनों अपनी सर्विस की टेस्टिंग भी करा चुके हैं और उनको स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है कि कब सरकार स्पेक्ट्रम देगी। तो ये सारी प्रक्रिया में अभी फिलहाल देरी देखने को मिल रही है। तो इसका ये मतलब है कि सैटेलाइट जो स्पेक्ट्रम ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो फिलहाल काफी देरी से शुरू होंगी।
असीम शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। तो अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर के चर्चित बिल्डर जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौड़ को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन पर घर खरीदारों के पैसे से डाइवर्जन का आरोप है। क्या ये पूरा मामला, बता रहे मेरे सहयोगी चैनल न्यूज 18 के शंकर आनंद। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जेपी ग्रुप के जो मनोज गौड़ हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मनोज गौड़ से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन जांच के दौरान में वो सहयोग नहीं कर रहे थे एजेंसी को। पूछताछ के दौरान जो कई सवाल उनसे पूछे गए थे उसका सही तरीके से वो जवाब नहीं दे रहे थे। जानकारियों को छुपाना और उनके खिलाफ अब तक जो स्टेटमेंट दर्ज हुआ था और उसी दर्ज स्टेटमेंट और इसके साथ साथ तमाम डिजिटल एविडेंस के आधार पर मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज गौड़ का गिरफ्तार करने के बाद अब थोड़ी देर के बाद उसे ईडी के स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड लेकर फिर उनसे दिल्ली स्थित इसी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। दिल्ली जोन के द्वारा इस मामले में एक पिछले कुछ सालों से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया था और इसी साल 23 मई को एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम इसके साथ साथ कई अन्य लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और जेपी ग्रुप की अगर बात करें तो जेपी एसोसिएट से जुड़े हुए कई और भी जो ऐसे रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं उसके खिलाफ भी उसी 23 मई को सर्च ऑपरेशन किया गया था। और जिस तरह से एक तकरीबन 12,000 करोड़ का जो फंड था उसको जिस तरह से डाइवर्ट करने का आरोप लगा था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस 12,000 करोड़ का जो स्कैम एक तरह से कहा जा सकता है कि एक घोटाला जो है, इस घोटाले मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के दौरान में कई लोगों का जो दर्ज बयान था उसी के आधार पर मनोज गौड़ का नाम सामने आया था। तो मनोज गौड़ से भी इस मामले में पूछताछ की गई। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। द लैंसेट की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 20 साल में बच्चों और किशोरों में हाई बीपी की समस्या डबल हो गई है। क्या है इसकी वजह और क्या है इसका निदान, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। दिल्ली आतंकी धमाकों के मौत का आंकड़ा अब 13 पर पहुंच गया है। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है कि डॉक्टर उमर नबी जो कार को चला रहे थे वही बॉम्बर यानी फिदायीन हमलावर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इसको लेकर सीसीएस की मीटिंग की और आतंकी हमले के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव पास किया है। हम आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में 4 कार के जरिए साजिश रची गई थी। i20 कार से धमाका किया गया और डिजायर और इको स्पोर्ट्स कार को विस्फोटक मिले हैं उसमें। इसके अलावा ब्रेजा कार भी मिली गई है। आतंकी 4 जगहों पर बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। वो पुलवामा में भी बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब ईडी की जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्नी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली हरियाणा तक आतंक का एक सिरा ढूंढने के लिए छापेमारी हो रही है। लेकिन इस दौरान इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जो मोड्स ऑपरेंडी सामने आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। दिल्ली बम धमाकों में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। हर एक छोटा सबूत किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां हर सिरे तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस व्हाइट कॉलर टेरर ब्रिगेड के प्लान की पूरी कहानी क्या है। इसी बीच इस बात का भी पता चला है कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ उसमें भारी विस्फोटक होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि सीसीटीवी में जब सबूतों को खंगाला गया तो पता चला कि गाड़ी के पिछले टायर काफी दबे हुए थे, गाड़ी के शॉकर बैठे हुए थे और ये तभी होता है जब गाड़ी में कोई बहुत भारी चीज रखी हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विस्फोट के बाद कार के अंदर उमर का पैर कार के स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा हुआ मिला, जिससे पता चलता है कि जब कार में धमाका हुआ तब वो गाड़ी चला रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में एक लाल रंग की कार की भी थ्योरी है। ये कार भी डॉक्टर उमर के ही नाम पर है, लेकिन इसे फरीदाबाद के खंडवली गांव से बरामद किया गया है।
वही डॉक्टर उमर नबी जो 10 नवंबर को हुए I-20 कार ब्लास्ट में मारा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तादाद में इन व्हाइट कॉलर दहशतगर्दों ने बारूद जमा किया था, वो बताता है कि इनका मकसद कितना खौफनाक था। सूत्र बताते हैं कि इस मॉड्यूल के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी। बड़ी बात ये कि अयोध्या आतंकियों का प्राइम टारगेट था और वो 6 दिसंबर को वहां सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। इस मकसद को अंजाम देने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकियों से पूछताछ में यह पता चला है कि इनके निशाने पर अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, ताकि धमाकों के जरिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि दहशतगर्द अपने पूरे प्लान में कामयाब होते, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उनके नापाक इरादों को धराशायी कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गृह मंत्री के इस्तीफा और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि किसने किया नहीं किया, फिर मैं स्पेकुलेशन करूं, फिर हमारे कोई और लीडर आए और वो कुछ ट्वीट करें, उससे लाभ नहीं होगा। इंतजार करना उचित है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सब दलों को विश्वास मिले, फिर संसद को विश्वास मिले, ताकि इस तरह के अनुमान लगाने बंद हों। और आज आवाज अड्डा में भी हम व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और आतंकी डॉक्टरों पर ही चर्चा कर रहे हैं। आतंक का डीकोड जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में रिकॉर्ड 43 दिन से चला आ रहा शटडाउन खत्म हो जाएगा। जी हां, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन 43 दिनों में अमेरिका में काफी दिक्कतें आई है, जैसे कि एयर ट्रैवल में बड़ी रुकावटें आई, फूड असिस्टेंस में देरी हुई और हजारों फेडरल कर्मचारियों को पैसे और काम नहीं मिले। बुधवार को रिपब्लिक्स के बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 209 के मुकाबले 222 वोटों से यह प्रस्ताव पारित हुआ। डेमोक्रेटिक्स इस बात से नाराज है कि हेल्थ केयर सब्सिडीज को अवैध विस्तार नहीं मिला। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक और महान दिन बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि शटडाउन के लिए डेमोक्रेटिक्स जिम्मेदार है और अमेरिका की जनता को ये बात याद रखनी चाहिए। And we're willing to pay so much money to the people. So we're going to pay a lot of money to the people. They're going to go out and buy their own health care, and we're going to forget this Obamacare madness. So with all of that, I just want to tell you the country has never been in better shape. We went through this short-term disaster with the Democrats because they thought it would be good politically. And it's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you. बच्चों के फ्यूचर को लेकर टेंशन है, निवेश स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूजन है, तो हर कंफ्यूजन का मिलेगा सोल्यूशन। हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं हर लक्ष्य के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। स्पेशल शो सही इन्वेस्ट फ्यूचर बेस्ट में शाम 6:27 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।